नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास 6 वीडियो देखेंगे और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर 3, गोवा से 2 लोकसभा सीटें। ठीक है, बाकी लोकसभा और राज्यसभा की किस राज्य से कितनी सीटें हैं वो पीछे वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। पूरे सभी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट सभी बता चुके हैं। ठीक है, तो गोवा से लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 2 सीट लोकसभा की सीट है गोवा से। ठीक है, गोवा में 2 संसदीय क्षेत्र है, उसमें है उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ठीक है, अब गोवा की बात करते हैं अगर, तो गोवा से और कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये नोट कीजिएगा कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 30 मई 1987 को मिला था। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और इसी तरह एक प्रश्न आता है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो वो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। ठीक है, ये सब कतई जहर प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है कि गोवा को कब आज़ाद कराया गया था। ठीक है, तो याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? गोवा को मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो 1987 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, समान नागरिक संहिता किस राज्य में अभी लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक यानी कि समान अंक वाला, यानी कि 4(4). ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वो गोवा में है। ठीक है, और एक प्रश्न ये लिखिएगा कि मोरमू गाँव बंदरगाह ये किस राज्य में है? तो गोवा में है। मोरमू गाँव बंदरगाह, तो नाम से ही याद रहेगा आपको, मोरमू गाँव गोवा, मोरमू गाँव गोवा, है ना। मोरमू गाँव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है। ठीक है, और करंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना आपको, पूछा जाएगा कि 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपको लिखवाते हैं, इस अनुच्छेद को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो पहला तो यही लिखिए कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3, ठीक है, 123। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो है 213, है ना, 213। यही 213 को एक जब इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है? 1, 2, 3। तो जब लगातार हो जाता है 1, 2, 3 तो राष्ट्रपति, है ना, सबसे सर्वोच्च जो है राष्ट्रपति वो अध्यादेश जारी करता है। और 2, 1, 3 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अच्छा, एक अनुच्छेद है कि संयुक्त अधिवेशन, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। ठीक है, अब जो लाइन बोलते हैं उसमें हर एक शब्द अति महत्वपूर्ण रहता है, तो हर एक चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जैसे कि अभी हमने बोला कि संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। और क्या बोले कि राष्ट्रपति, है ना, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, तो सभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद ये किस अनुच्छेद में है? तो सभी अनुच्छेद ये सब लिखना है आपको। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है।
अच्छा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, तो उसको भी यहीं पर देखते हैं। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 161 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, इसको सभी प्रकार के क्षमादान की शक्ति है, यानी कि मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने की इनको शक्ति नहीं होता, ये ध्यान रखना है ना राज्यपाल को, ठीक है। बाकी छोटे मोटे जो है दंड जो है वो क्षमा कर सकता है ना, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी की नियुक्ति। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत करता है। राष्ट्रपति CAG यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। यानी कभी अगर ऐसा भी पूछा जा रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? क्वेश्चन फिर समझिए। देखिए, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए अनुसार हो। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए, भारत सरकार के जो सचिव है वो राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेशों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत है। तो कौन है? तो भारत सरकार का सचिव जो होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सचिव, भारत सरकार का सचिव राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेशों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट है, और ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि वीकली टेस्ट लेंगे संडे को 75 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं 75 में 70 प्लस आपको सही करना है, ठीक है। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से याद रखना है कि किसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? तो संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। अल्प सूचना प्रश्न या दीर्घ सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो संसद में क्या होता है ना कि संसद में प्रश्न पूछने का जो एक थी रहता है ना कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, किस टाइप का रहता है। तो प्रत्येक संसदीय बैठक से पहले देखिए क्या होता है कि प्रत्येक संसदीय बैठक से पहले पहले जो घंटा को प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया जाता है। पहला घंटा जो होता है प्रश्नकाल होता है और इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं। और प्रश्न जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न 3 प्रकार के होता है। एक होता है तारांकित प्रश्न, ठीक है, और एक होता है अतारांकित प्रश्न, और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। ये दीर्घ सूचना प्रश्न ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है आपको, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये दीर्घ सूचना प्रश्न ये नहीं होता है। तो वही पूछा कि संसदीय प्रश्न जो है वो कौन नहीं है, संसदीय प्रश्न का प्रकार नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दीर्घ सूचना प्रश्न ये नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों है, याद रखना है, ठीक। और अच्छा, लोकसभा का जो पहला घंटा होता है वो कब से कब तक होता है? 11 से 12 तक होता है, ठीक है। याद रखना है, ये क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, ठीक है, ये कहलाता है प्रश्नकाल। और ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कौन सा मालूम? क्वेश्चन ये आएगा कि शून्यकाल की अवधि क्या है? तो शून्यकाल की अवधि होता है 12 से 1, और शून्यकाल जो होता है वो होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद। प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है शून्यकाल। शून्यकाल की अवधि होती है 12 से 1, यानी 1 घंटे का होता है ये भी शून्यकाल भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सही नहीं है?
तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सही है। वे संसद के अंग होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर है संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है, ये भी सही है। फिर क्या है, उनके पास वीटो पावर होती है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोके रख सकते हैं या स्वीकृत देने से मना कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये राष्ट्रपति के बारे में ये गलत है, यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति के बारे में आपको बता चुके हैं। राष्ट्रपति जैसे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत, और CAG की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के देश में प्रभारित किए जाते हैं। मतलब भारत जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ता मिलता है वो किस निधि से मिलता है, तो इसका आंसर क्या है, आपको मालूम है, संचित निधि। ठीक है, इसका आंसर हो गया संचित निधि से राष्ट्रपति की वेतन भत्ता ये सब मिलता है। ठीक है, अच्छा, संचित निधि भारत का है जो ये किस अनुच्छेद में है, भारत की संचित निधि का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 266 में है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, भारत का संचित निधि का गठन अनुच्छेद 266 में। ठीक है, अच्छा, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है, तो यह प्रश्न याद रखना है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है, तो वो है संसद के पास है। ठीक है, तो याद रखना है संसद के पास है। और कुछ महत्वपूर्ण है जिनका वेतन जो है ना संचित निधि से मिलता है, जैसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से किस निधि से मिलता है, संचित निधि से, प्रधानमंत्री का भी संचित निधि से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता भी संचित निधि से मिलता है, और UPSC का अध्यक्ष जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उनका भी वेतन संचित निधि से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो अब देखते हैं ऑप्शन पढ़ के कि कौन सा गलत है। पहला क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है वो संसद के केवल सदस्य लेता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेता है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल का जो है ना वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, तो ये सही है। फिर दूसरा क्या, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये सही है, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर है कि उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये भी सही है। फिर क्या, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, और इसके लिए लोकसभा से साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, फिर समझ लीजिए कि संविधान में ये उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ओनली राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, और इसके लिए लोकसभा से साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं थोड़ा, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे और पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 63 में। ठीक, ये लिखिएगा। और क्या लिखना है, और राष्ट्रपति का आपको मालूम है राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, है ना। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63, राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति हो गया। अच्छा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होता है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों
बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? तो क्वेश्चन फिर समझिए एक बार कि कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है। यानी ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, जो कि राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है, तो किन किन लोगों को मनोनीत किया जाता है वो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब किस टाइप के लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है क्या कि देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 में 80 के 3 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जाने वाले सदस्यों को साहित्य, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए किस में उसको काफ़ी अनुभव होना चाहिए तो उसे मनोनीत किया जाता है। तो साहित्य में वो काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, साहित्य में कुछ पूरा नाम कमाया हो। तो साहित्य हो गया, कला हो गया, और विज्ञान है, और समाज सेवा है। ये सभी मामलों में अगर विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है तो उसे राष्ट्रपति नामित करता है। वाक्पटुता ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो ये शर्त वाक्पटुता ये शर्त नहीं है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको कि जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो किस टाइप के लोगों को करता है, तो जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य किया हो उनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। वाक्पटुता का जिक्र उसमें नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कई बार लोकसभा और राज्यसभा में ज़्यादातर क्या होता है कि लड़ाई हो जाता है। जैसे गांव में लड़ाई नहीं होता, उससे लड़ाई होता है संसद भवन में, ठीक है। तो मतलब कि उससे भी बदतर होता है, मतलब लगेगा कि कैसे लोग यहाँ पहुँच गए और किस तरह से लड़ाई करता है। तो कुछ अपशब्द भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो उसी में क्या किया है कि लोकसभा सचिवालय द्वारा एक पुस्तिका जारी किया गया और उसमें उन शब्द कुछ उसमें दिया गया है जो कि असंसदीय माना जाता है, ठीक है। तो वो जो शब्द है वो कौन कौन सा है वही पूछा है, इसमें से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है। तो देखिए 2 जुलाई 2022 में लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। और तब असंसदीय माने जाने वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि शकुनी है ना, किसी को बोल देता है कि ये शकुनी है, शकुनी जैसा, तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असंसदीय माने जाने वाला शब्द है, ये असंसदीय शब्द है, यानी ये नहीं बोलना चाहिए। अगर ये बोलेंगे वहाँ पर संसद में तो कार्रवाई होगी उस पर। शकुनी हो गया, नौटंकी, ये सब असंसदीय शब्द है। फिर गिरगिट है ना, बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये जुमलेबाजी करता है तो जुमला, ये सब भी असंसदीय शब्द है, ठीक है। तो फिर समझिए, शकुनी, नौटंकी, गिरगिट और जुमला ये सभी असंसदीय शब्द है, लेकिन वो चक्कर के बारे में ये नहीं है ना, चक्कर जो है ये असंसदीय शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, चक्कर। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। संसदीय प्रणाली के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। तो संसदीय पर कौन चलाएगा, तो चलाता है कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना। प्रधानमंत्री चलाते हैं और मंत्रिपरिषद चलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र का प्रमुख और सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी कौन होता है, ठीक है। राष्ट्र का प्रमुख और सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में राष्ट्र के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, वास्तविक है ना, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर समझिए, देखिए राष्ट्र का प्रमुख और सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी कौन होता है, तो राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्र के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है,
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को देश में लोकसभा में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो अगस्त 2022 में पारित किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? अगस्त। यहाँ पर आंसर हो गया कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है ये अगस्त 2022 में ये लोकसभा में पारित किया गया था। अच्छा, इसी तरह एक प्रश्न आता है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित हुआ था, यानी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के समय ये पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था? 1899 से 1905 तक। इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, है ना, 1905 में। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1904 में ही अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं किसकी? विश्वविद्यालय की। तो भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अब कहाँ? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो याद रखना है, भारत में अगर पूछे कि भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अब वर्तमान में अगर पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कौन सा है? वो है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो ये भी याद रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है जब बिहार पुलिस का अगस्त 2024 में, तो उसमें ये पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में है। तो याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा जिला में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो भागलपुर में है। ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों को नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। और याद ऐसे रहेगा आपको कि बख्तियार खिलजी जो नष्ट किया था, इसी के नाम पर जो बख्तियारपुर स्टेशन है, बख्तियारपुर जंक्शन है जो पटना से पहले है, बख्तियारपुर जंक्शन इसी के नाम पर रखा गया है ना, बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया है क्योंकि इसी ने नष्ट किया था। तो ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ ये शामिल होता है ना, ये वाला नहीं होता। राज्य विधानमंडल जो है ये नहीं होता है, उससे केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। लेकिन राष्ट्रपति में दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होता है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है। तो और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है ना, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कौन सी योजना है इसमें से जो कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये समर्थ योजना जो है ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखना है, समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को देश के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने के रूप में किस में जाना जाता है? तो वो महाभियोग के रूप में जाना जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग ये कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये याद रखना है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग जो है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वह संविधान का उल्लंघन, यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो ही उस पर महाभियोग लगाया जाता है।
अच्छा, महाभियोग किसको किसके ऊपर लगाया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और राष्ट्रपति को जैसे महाभियोग अगर लगाना है तो उसको 14 दिन पहले उसको नोटिस देना होता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो पहला क्या ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने की ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसमें कहीं भी आप महाभियोग चला सकते हैं, लोकसभा में भी या तो राज्यसभा में भी। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। संवैधानिक संशोधन में भी समान शक्ति प्राप्त है। फिर अगला ऑप्शन है कि धन विधेयक पारित करने में इसमें दोनों को समान शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था कब? तो 1950 में किया गया था। ठीक है, और आपको ये हमेशा बार बार कहते हैं कि जब भी ईस्वी वाला प्रश्न आए तो उस ईस्वी में जो भी घटना और भी हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी को एक साथ रिवीजन करना है। जैसे कि अभी क्या है, देखिए अगर वो टेक्निक नहीं रखते हैं तो यहाँ पर प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में हुआ, ये टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये टेक्निक याद रखते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रहेगा आपसे और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो 1950 में और क्या क्या हुआ था? तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत निर्वाचन आयोग जो कि 25 जनवरी 1950 में हुआ था और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं किसकी? 1950 की। तो एक तो हो गया प्राक्कलन समिति गठन 1950, फिर भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950। अच्छा, संविधान अपना लागू कब हुआ था? तो वो भी कब हुआ था? 1950। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो भी 1950 में हुआ था। ठीक है, इसी तरह आपको बताए थे कि क्या क्या 1952 के बारे में बताए थे। 4 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या 1952 में कि लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। राज्यसभा का गठन 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952 में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये समिति, प्राक्कलन समिति से एक क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद के किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संसद के किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो याद रखना है, देखिए 3 प्रमुख समिति है। एक तो हो गया प्राक्कलन समिति, फिर लोक लेखा समिति और एक है सरकारी उपक्रम समिति या तो सार्वजनिक उपक्रम समिति भी बोला जाता है उसे। ठीक है, तो 3 समिति आपको लिखवाए थे पहले भी, अभी भी नोट कर लीजिए। 3 समिति होता है, एक होता है प्राक्कलन समिति और एक है लोक लेखा समिति और एक है सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होता है और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में इसमें 22 सदस्य होता है। इसमें क्या होता है? 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा के सदस्य होता है। ठीक है, सेम सरकारी उपक्रम समिति में भी यही होता है। ठीक है, यानी कि 22 सदस्य होते हैं टोटल, उसमें 15 लोकसभा के और 7 होता है राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो यही पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि कोई भी राष्ट्रपति है, अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उनको कौन कौन सी सेवा मिल सकती है, कौन कौन सी सेवाएं मिलती है? तो पहला क्या है ऑप्शन कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख रुपये के मासिक पेंशन के हकदार होंगे। ये सही है, यानी कि वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन 2.5 लाख रुपये मिलता है।
वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक और एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। ये भी सही है। फिर वे रेल, हवाई, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। ये भी सही है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में है ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, बी, सी और तीनों सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और ये बात कर लेते हैं क्या कि राष्ट्रपति का वेतन कितना मालूम? वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वह है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपये प्रति महीना। और उपराष्ट्रपति के वेतन है 4 लाख रुपये प्रति माह। और प्रधानमंत्री का पूछे तो 1.66 लाख रुपये प्रति माह है ना। 1.66 लाख रुपये प्रति माह है प्रधानमंत्री की सैलरी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है? यानी कि दोबारा राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। कौन सा विधेयक? तो वो विधेयक हो जाएगा ये धन विधेयक है ना। धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण ये किस अनुच्छेद में है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। ये दोनों अनुच्छेद आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। यानी कि मेन प्रश्न क्या है कि दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? तो ये कब मिला? ये मिला था 1932 में, सितंबर 1932। इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 1932। और देखिए ईस्वी वाला फिर आया है, तो 1932 में और क्या क्या हुआ एक बार रिवीजन करेंगे। फिर 1932 में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और पूना पैक्ट के तहत ही ये जो चीज़ें हुआ पूना पैक्ट के तहत ही हुआ था ना। पूना पैक्ट 1932 में दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। अच्छा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वो भी 1932 में हुआ था, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32, जिसमें कि 1931 यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। अच्छा, यहाँ से 2 कतई जहर प्रश्न आपको याद रखना है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो नोट रखना है आपको कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। और विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 332 में। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो और याद रहे तो थोड़ा सा रिलेट ऐसे करिएगा। देखिए, लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 और विधानसभा में है 332। तो विधान 32 है ना, थोड़ा सा रिलेट कर लेना है ताकि आपको हिंट मिलेगा। विधानसभा 32, विधान 32 में, विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है। तो जो EWS बनाए होंगे उनको आंसर ये प्राप्त मिल गया होगा। ठीक है, EWS, तो EWS में क्या होता है? जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उनका ही EWS बनेगा। ठीक है, तो ये शर्त है कि 8 लाख से कम होना चाहिए उनकी पारिवारिक आय। तो इसका आंसर हो गया 8 लाख रुपये। और एक और महत्वपूर्ण शर्त याद रखना आपको कि उनके परिवार के पास
5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होना चाहिए, उनका EWS बनता है। ठीक है, अच्छा EWS का फुल फॉर्म क्या आता है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों या तो केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल भारतीय सचेतकों का आयोजन करता है जो विधायिकाओं के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? तो इसका आंसर है संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय, तो कौन सा है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय है जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल भारतीय सचेतकों का आयोजन करता है जो विधायिकाओं के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है, तो वह संसदीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने 1.5 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। यानी क्वेश्चन सिंपल है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 35 वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, याद रखना है चुनाव 54, राष्ट्रपति का चुनाव 54, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका पूछे किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 76 में है और CAG की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति से और क्या पूछा जाता है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा काफ़ी इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। देखिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो दोनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, दोनों को, हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि ऐसे फिर समझिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का न्यायाधीशों की नियुक्ति जो ऊपर वाला है सुप्रीम कोर्ट मान के चलिए, और वो और सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ दिलाता है राज्यपाल। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, याद रखना आपको कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल, बाकी सभी वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, बाकी वो सभी जो चीज़ें बताएं वो राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुआ था कब? 1952 में हुआ था। या तो पूछे लोकसभा का सत्र, पहला सत्र जो हुआ वो कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। राज्यसभा का गठन 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, NDC, एक बार ये भी फुल फॉर्म इसका पूछ लिया गया था, रेलवे NDPC का एग्जाम हुआ था कि NDC का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी 1952 में हुआ था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952 में हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो भारत में हुआ था वो कब हुआ था? तो वो भी 1951-52 में हुआ था। तो कभी कभी 51 ऑप्शन में नहीं रहे तो 1952 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 1952 से याद रखना है। नेक्स्ट है
कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का पद भी पूछे तो 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और अनुच्छेद आपको बता दिए, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद जो होता है 63 होता है और राष्ट्रपति का होता है अनुच्छेद 52 होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और वर्तमान उपराष्ट्रपति अभी कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो भारत में सरकार के 3 स्तर ये कौन कौन से हैं, तो ये है संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। तो भारत में सरकार के 3 स्तर है सरकार के, ठीक है। संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। और अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन आता है ना कि संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के 3 अंग हैं, वो 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, संसद का सामान्यतः एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, तो वो भी 3 सत्र होता है। कौन कौन सा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है, तो इसका आंसर क्या है, जगदीप धनखड़ है। और आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ना। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।